हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अधिकारी एजुकेशन में। और आज हम लोग जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अध्याय 8 पर हैं। और ये एनसीईआरटी जो है क्लास 6 का है। आपको हम थोड़ी इस वीडियो में ये पहले बता दूं कि एनसीईआरटी की महत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप तो कहिए कि लगभग एग्ज़ामों का जो है लिए एनसीईआरटी बहुत ही मस्त हो गया है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं, नोट्स वगैरह हैं, चाहे बुक्स वगैरह हैं प्री के लिए भी, तो उसमें सिर्फ फैक्ट दिए होते हैं, उसमें कंसेप्ट नहीं दिए होते हैं। तो जिस कारण क्या होता है कि आपको याद रखने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये एनसीईआरटी सीरीज अधिकारी एजुकेशन चैनल पर चलाया जा रहा है, ताकि आपका एक कंसेप्ट हो। क्योंकि जब हम किताबों को ऐसे डायरेक्ट पढ़ते हैं तो बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हमारा जो है जीएस के लिए या और किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो। इस पे आपको एनसीईआरटी के लगभग सारे बुक्स को पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि हम जो है एनसीईआरटी के कुछ वीडियोस भी हैं जो कि बोर्ड पे पढ़ाए गए हैं, उनको भी हमने इसमें डाला है। तो आप वो भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी का ये पीडीएफ के माध्यम से भी आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के इतिहास के 8वें अध्याय, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसमें हम जो भी हमारे लिए मुख्य पॉइंट होगा, हम उसको जो है अंडरलाइन करते जाएंगे। आप इसको नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, आप उसको बस ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोग लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले, आपको ये याद रखना कि इस महाद्वीप में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग जो लगभग 300 साल पहले जो है 3,000 साल पहले जो इसका योग हुआ था। आपको ये याद रखना है कि 3,000 साल पहले जो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लोहे का प्रयोग जो है 3,000 साल जो है पहले जो है शुरू हुआ था। आपको ये याद रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है, कहता है कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। मतलब कि लोहे के औजार का जो उपयोग है, इसका प्रयोग बढ़ने लगा कब? 2500 वर्ष पहले। और 3,000 वर्ष पहले जो लोहे का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर जो औजार, इसके लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा था, वो तो हमारा 2500 साल पहले था। इनसे क्या होता था, जंगलों की साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ी जुताई का शामिल था। अब देखिए, जो लोहे के बनते थे, लोहे के लिए क्या, जंगलों के साफ़ करने के लिए जो कुल्हाड़ी और जुताई के लिए जो है हलों के शामिल था, ये लोहे के बनते थे। जब लोहे के हुआ तो क्या हुआ कि मिट्टी भी ज़्यादा कुराई होने लगी, और में बहुत बड़े स्तर पर खेती करने का मौका मिला। इससे हमारे क्या हुआ कि हमारे फसलों के उत्पादन में भी हमारी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। कहता कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में औजार तथा रुपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए जो है नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। इसके बाद हम जो है देखिए, कहता है गांव में कौन रहते थे। तो गांव में जो लोग रहते थे, कौन से गांव में कौन लोग रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। मतलब 3 तरह के लोग जो गांव में रहते थे, कौन कौन रहते थे? तमिल क्षेत्र था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो थे उसको वेल्ला कहा जाता। आपको याद रखना है कि ये वेल्ला क्या होता था। तो बड़े भूस्वामियों को, जो तमिल क्षेत्रों में था, बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। और जो साधारण हलवाई थे उसे उनवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर था और दास था, तो भूमिहीन मजदूर को जो है कडेसियार और अदिमई कहा जाता था। आपको इसमें ये याद रखना है कि देखिए, हम दोबारा इस पे प्रिंट आउट करते हैं कि बड़े भूस्वामी, जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे, उसको वेल्ला कहा जाता था। तो ये वेल्ला याद करना आपको। जो साधारण हलवाई थे उसे उनवार कहा जाता था, ये याद रखना। और जो भूमिहीन मजदूर थे उसे कडेसियार, और जो दास थे उसको क्या कहते थे? कदीमई। तो आपको एक वेल्ला याद रखना। वेल्ला, जो हमारा वेल्ला क्या होता था? वेल्ला होता था बड़े भूस्वामी होते थे, वेल्ला होते थे। एक होता था उनवार। उनवार क्या होता था? वो साधारण जो था हलवाई थे, वो उनवार थे।
और जो भूमिहीन मजदूर से उसे कड़े सियार कहा जाता था, कड़े सियार कहा जाता था। तो आपको ये सब वर्ड्स याद रखने हैं। और अधिमई, एक था अधिमई, तो अधिमई जो था, अधिमई कौन था, अधिमई जो कहलाते थे वो दास कहलाते थे। इससे पॉइंट क्या होता है कि ये जो है ना, ये लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी वर्ड दे दिए जाते हैं और बताते हैं कि ये तमिल क्षेत्रों में क्या था या प्राचीन भारत में क्या था, इसको आपको याद रखना। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत याद रखना कि देश के जो था उत्तरी हिस्से में जो था ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहला जाता था। और अक्सर ये आपको ये ग्राम भोजक भी आपको याद रखने हैं। ग्राम भोजक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भोजक ग्राम भोजक को भी आपको याद रखने हैं। तो ये कहाँ थे, उत्तरी हिस्से में, मतलब उत्तर भारत में जो गांव के प्रधान होते थे उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। और एक ही परिवार के लोग जो है इस पद पे बने रहते थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राम भोजक का जो पद था, मतलब ग्राम भोजक का जो हमारा पद था वो क्या था, वंशानुगत था, क्योंकि एक ही परिवार के लोग बने रहते थे। तो एक ही परिवार का मतलब ही हुआ कि ये हमारा जो था वंशानुगत सिस्टम था। तो इसको आपको याद रखना है, ग्राम भोजक हमारा वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी बनते थे। आपको ये भी याद रखना है कि ग्राम भोजक के पद पर जो था आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर इनके ज़मीनों पर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलते थे, इन्हीं को सौंपते थे। मतलब कि ग्राम भोजक जो था ये कर भी वसूलता था, क्योंकि सबसे ताकतवर होते थे, सबसे बड़े भूस्वामी होते थे, तो राजा क्या होता था, कर वसूलने के लिए भी इसको जो है जिम्मेदारी दे दी जाती थी। ये कभी कभी न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। मतलब ये जो ग्राम भोजक था ये न्याय का भी काम करता था और पुलिस का भी काम करता था। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। आगे कहता है कि ग्राम भोजक के अलावा एक स्वतंत्र कृषक होता था जिन्हें गृहपति कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको गृहपति देखिए बहुत इस चैप्टर में जो है ना, यानी कि आप कहिए कि एंशियंट का ये एक रीड है इस चैप्टर में, कि एंशियंट इस चैप्टर को भी कोई जगह हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्राम भोजक के अलावा जो था एक स्वतंत्र कृषक था, गृहपति। आपको ये भी याद रखना है कि गृहपति क्या थे, स्वतंत्र कृषक थे। और इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। आप इसमें देखिए ग्राम भोजक बड़े गृहपति थे, किसान थे, लेकिन गृहपति जो थे छोटे किसान इसमें होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ इसमें स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, दूसरे की ज़मीन पर ये काम करके अपनी जीविका चलाते थे। मतलब गृहपति जो थे दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। और ये जो थे स्वतंत्र कृषक होते थे, और इसमें ज़्यादातर जो थे छोटे किसान होते थे, और इसमें जो स्त्री पुरुष दोनों होते थे। तो इसको आपको याद रखना। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब देखिए प्राचीन तमिल जो है, इसमें हमको देखना है कि ये प्राचीन काल के कुछ संगम साहित्य। देखिए तमिल प्राचीन संगम साहित्य था, तमिल प्राचीन का जो संगम साहित्य था, इसमें हमको कुछ बात इसमें याद रखना है कि देखिए संगम साहित्य जो था ये तमिल क्षेत्रों में होता प्राचीन काल में। इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुआ था। आपको याद रखना संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले हुआ था। और इसे संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था। संगम साहित्य का संकलन जो किया था मदुरै के संगम में संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति और पुरातत्व। आपने देखिए जातक के बारे में हमने सुना, जातक में जो था क्या था, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ था। ये कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। आपको याद रखना है कि जातक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का संकलन है, जिसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धनी बन जाते हैं। तो जातक कथा में एक आपको इसमें ये भी याद रखना है कि जातक कथा में पूछ सकता है किस बौद्ध ग्रंथ में जो एक निर्धन के धनी बनने की कहानी है, तो जातक कथा में है। अब इसमें जो है हम आगे देखते कहता प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांव, फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों को रेलिंग या खंभे से सजाया जाता है। आप देखिए इसमें हम चित्र है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कि बेरीगाजा है, आइए
सॉरी, इसमें हमको देखना है, ये जो देखिए मिट्टी के जो है ये बर्तन है, और इसमें अभी भी हम लोगों ने देखा था ये नलकूप है, पहले टॉयलेट वगैरह में लगाया जाता है, अभी भी गांव वगैरह में ये देखने को मिलता है। और जनपदों की राजधानी जैसा कि ऊपर चित्र में देखा गया, देखिए ये वलय कूप है, ये जो गोल गोल देख रहे थे ना, ये गोल गोल, ये वलय कूप है, वलय कूप। हम लोगों ने नहीं देखा, आपने भी देखा होगा गाँव में जब मैं कच्ची बाथरूम वगैरह बनते थे तो वलय कूप मिट्टी का जो गोल गोल मैप डालकर उसमें मिट्टी का बना होता था, खाका वो डालकर उसको हौद बनाए जाते थे, उसको वलय कूप कहते थे। ये वलय कूप जो है गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी की, मिट्टी और कच्चे ईंटों के छप्पर बने होते थे, इस कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। भविष्य में पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता। ऐसा ही विस्तृत विवरण ज्ञात एक यूनानी नाविक के द्वारा दिया गया है। अब देखिए बेरीगाचा की कहानी है। बेरीगाचा की कहानी आप देखिएगा, कहता है कि बेरीगाचा एक संकीर्ण समुद्र खाड़ी से आने वाली एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाज यहाँ चला पाता था। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टीन, मूंगा, फुकराज, सोने, चांदी, सिक्के आयात होता था। तो आपको याद रखना कि बेरीगाचा से क्या क्या आयात होता था। तो बेरीगाचा से जो हमारा आयात होता था, शराब होता था, तांबा होता था, टीन होता था, शीशा होता था, मूंगा होता था, पुखराज होता था, कपड़े होते थे, सोने होते और चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियस, सूती कपड़े, रेशम इत्र यहाँ से निर्मित किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष रूप से उपहार आते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल होते थे, जो राजा को उपहार के रूप में दिए जाते थे। इसमें हम एक आहत सिक्के के बारे में पढ़े कि आहत सिक्के क्या है। हमने इससे पहले भी जब आहत सिक्के के बारे में पढ़ा है, और इसमें भी अभी हम दिया है कि देखिए आहत सिक्के समान तो आयताकार होता था। आपको याद रखना, आहत सिक्के जो होते थे समान तो जो है आयताकार होता था, और कभी कभी ये वर्गाकार भी पाए जाते थे और गोल भी पाए जाते थे। मतलब ये जो आहत सिक्के होते थे हमारा आयताकार भी होता था और सॉरी, हाँ, अरे देखिए आयताकार भी होता था, उसके बाद जो वर्गाकार भी होता था, और कभी कभी हमारा गोल भी पाया जाता था। ये हमारा क्या पाया जाता, आहत सिक्के। तो धातु की चादर को भी काट कर बनाए जाते थे। ये जो बनाए जाते थे धातु की चादर को काट कर बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ ठप्पे बनाए जाते थे, इसीलिए इसे आहत सिक्के कहा जाता था। और ये सिक्के जो उपमहाद्वीप में लगभग हिस्सों में जो प्राप्त हुई हैं। आइए अब हम सिक्कों के बारे में बात करते हैं। कहता कि सिक्के जो था 82 सिक्के दिया गया था। चलिए, तुमने सिक्कों को किस तरह देख आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं, और उसने पुराने सिक्कों के जो करीब 500 साल पहले पाए गए थे, तो आपको याद रखिएगा आहत सिक्के 500 साल पहले पाए गए थे। ये चांदी या सोने के सिक्कों पर होते थे, जिसपे जो है आकृतियाँ कुछ आहत करके यानी दबा करके बनाए जाते थे। ये देखिए, ये हमारा जो है आहत सिक्के हैं, और ये भी हमारा आहत सिक्के का एक सिंबल है। उसके बाद जो है संगम साहित्य में जो है कुछ कहानी के बहन। चलिए, नगर के अनेक गतिविधियों का, नगर जो था अनेक गतिविधियों का केंद्र होता था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। देखिए सिटी जो होता है नगर, वो बहुत कारणों से महत्वपूर्ण होता है। अभी भी हम लोग वर्तमान समय में सिटी पे चल रहे हैं, और स्मार्ट सिटी भारत केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च किया था। तो इस तरह से देखिए सिटी जो होता है, नगर जो होता है, अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों का वो केंद्र होता है। तो आइए आज हम उसके बारे में बताएं। कहता 2500 साल से भी ज़्यादा पहले एक महत्वपूर्ण नगर रहा होगा। एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यातायात और व्यापार दोनों मुख्य रास्तों से होता था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम की ओर, दूसरा रास्ता जो था उत्तर दक्षिण। एक रास्ता देखिए, अगर हम ऐसे मांगने, ये मान लीजिए जो है कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ, तो देखिए इस तरह से एक कहता है कि उत्तर पश्चिम, तो ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा नॉर्थ हो गया। दोबारा हम देखते हैं, देखिए अगर हम इस तरह से मैप करें, ये हमारा अगर मान लेते ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो कहता है कि एक रास्ता जो था क्या था, उत्तर पश्चिम था। उत्तर पश्चिम, तब उत्तर पश्चिम हमारा जो हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम का रास्ता इस बीच में आ जाएगा। इस बीच में हमारा उत्तर पश्चिम है, क्योंकि ये देखिए इधर उत्तर हो गया, इधर ये हमारा वेस्ट पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम। और दूसरा रास्ता जो था उत्तर दक्षिण, दूसरा रास्ता इधर था, उत्तर दक्षिण था, उत्तर पश्चिम था और उत्तर दक्षिण था, उत्तर दक्षिण, ये सॉरी उत्तर दक्षिण कह रहा था। तो चलिए इसमें हमने देखा इसके माध्यम से कि हमारा जो था एक रास्ता जो था उत्तर पश्चिम की ओर था, से पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, मतलब उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, इस तरह से रास्ता था।
चलिए आगे हम देखते हैं कि इसको मैं मैप जो किसी वीडियो में अगर मौका मिला तो हम आपको जो है इसको मैप के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि शहर के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी, अनेक मंदिर होते थे, आसपास के किसान पशुपालक होते थे। अगर असल 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। आपने अध्ययन पढ़ा होगा, बौद्ध विहार, जैन मंदिर यहाँ थे, कृष्ण भक्ति का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद मथुरा के प्रखंड के जो मथुरा में कहता है कि प्रखंड परस्तर खंड, मतलब परस्तर खंड मूर्तियों के अनेक शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं, जिसमें स्त्री पुरुष द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख मिलता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकार, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। और उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले उन लोग रहते थे। ये सब हमारी मथुरा की बात हम कर रहे हैं, मथुरा की कहानी है, मथुरा के बारे में क्या क्या था। तो ये हमारा मथुरा था। अब हम आगे देखते हैं कि शिल्पकार के बारे में। उससे पहले थोड़ा हम देख ले, बॉक्स में दी गई NBPW के बारे में देख ले कि क्या होता है NBPW। देखिए NBPW उत्तरी काले चमक मृदभांड इसको कहा जाता है। तो देखिए ये जो था ना, एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला एक चमकदार काली सतह वाला पात्र था, एक पात्र था। इस पर बनाने के लिए कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन को भट्टों पर उच्चतम ताप पर पकाता था, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर जो है एक पतली काली लेप लगाई जाती थी, जो एक बर्तन को शीशे जैसे किया जाता था। अब देखिए शिल्प और शिल्पकार के बारे में पढ़ते। पुरास्थलों के से शिल्पों के नमूने मिले, पुरातन शिल्पों के इसमें मिट्टी के बहुत सारे पतले सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। उत्तरी काले चमकीले मतलब NBPW कहा जाता था। ध्यान रहिएगा कि दूसरे शिल्पों पे अवशेष नहीं मिलेंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब कपड़ों का उत्पादन जो है महत्वपूर्ण था। और इसमें वाराणसी, दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब कपड़े का जो हमारा महत्वपूर्ण केंद्र था वो हमारा क्या था, वाराणसी और मदुरै प्रसिद्ध केंद्र था कपड़े उत्पादन के लिए। तो इसको आपको याद रखना है कि प्राचीन भारत में जो था कपड़े उत्पादन के लिए वाराणसी और मदुरै जो था महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद अनेक शिल्पकार एवं व्यापारी अनेक अपने अपने संघ बनाने लगे। मतलब देखिए शिल्पकार और व्यापारी जो थे ना अपने अपने संघ भी बनाने लगे, जिसको हम श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियां का काम क्या था, प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि इस व्यापारिक श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम भी करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिसमें लाभ का कुछ हिस्सा जो जमा करने वाले को दिया जाता था और कुछ मठ और धार्मिक स्थानों को भी दिया जाता था। उसके बाद आप देखिएगा कि एक आरिक मेड़ू है, जो कि इसको आपको याद रखना है, इससे बहुत बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना आरिक मेड़ू। आरिक मेड़ू के बारे में हम करते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये आरिक मेड़ू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरिक मेड़ू के बारे में हम पढ़ते कि लगभग 2200 से 1900 साल पहले आरिक मेड़ू एक पत्तन था। तो याद रखिए आरिक मेड़ू जो क्या था, एक पत्तन था, मतलब कि एक बंदरगाह था, जहाँ दूर दूर से जहाजे का सामान उतारे जाते थे। और यहाँ ईंटों का बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम था। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र है, जिसे शराब, तेल पदार्थ रखे जाते थे। इनके दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे प्राप्त हुए और एरेंटाइन जैसे मुहर लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन इसका नाम रखा इस पात्र का, इसीलिए उस मुहर पर लगे साँचे गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब हम आगे देखते कहता कि ऐसे बर्तन में भी जो था जिनका डिजाइन जो था रोम के से था, यही डिजाइनों तो रोम का था, लेकिन आप देखिएगा कहते यही बताने जाते थे। रोमन लैंप मिला, शीशे के बर्तन आदि था, साथ ही साथ छोटे कुंड भी मिले हैं और संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र भी मिले और यहाँ पर शीशे और बहुमूल्य के पात्र भी मिले हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये जो हमारा था, हमारा चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें एक देखिए अन्यत्र बात दी गई, इससे भी कभी कोई क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। इसमें खास करके जो दिए जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से दिए जाते हैं, तो हमको ये भी जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। देखिए रोम की बात करता है कि यह यूरोप का सबसे पुराना शहर रोम है ना, रोम जो यूरोप का सबसे पुराना शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बसने लगे थे। और रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस थे, जिसके करीब 2000 साल पहले शासन अगस्टस ने लगभग 2000 साल जो है पहले यहाँ शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है।
रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों में कई मंदिर और महल भी बनवाए थे। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल यानी कि एम्फी थिएटर बनवाए थे, और जिसके चारों तरफ जो दर्शक बैठकर सीढ़ीनुमा जगह होती थी, यहाँ लोग जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। ये यहाँ स्नानागार भी बनाए गए थे जहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था नहाने के लिए, और यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु आए थे, स्नानागार, फव्वारे, गुसल खाने आदि यहाँ पाए जाते थे, और यहाँ बहुत ही ये जो है इससे एंजॉय करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। और देखिए, आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी ही पड़ेगी जब तक आप एनसीईआरटी, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या किया जाता है कि पूरा क्योंकि बाज़ार में इतने कचरे आ गए हैं किताबों के, सब लोग किताब लिखने लगे और लिखते नहीं, वो सिर्फ कट पेस्ट करते हैं किताब। तो आपको एनसीईआरटी को बेस बनाना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।